नमस्कार प्यारे बच्चों। माई सेल्फ DN तिवारी, PGT इकोनॉमिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय, कानपुर देहात। प्यारे बच्चों, आज का हम चैप्टर कक्षा 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स से ले रहे हैं। इस चैप्टर का महत्व CBSE के परीक्षा से भी अत्यधिक है। CBSE की परीक्षा में माइक्रो इकोनॉमिक्स कुल 40 नंबर की आती है, जिसमें से 13 नंबर सिर्फ इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। परीक्षा की नजर से तो इसका महत्व है ही। वास्तव में ये चैप्टर हमारे जीवन पे भी बहुत प्रभाव डालने जा रहा है। इसके अंतर्गत हम उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे, उत्पादन के साधनों के बारे में पढ़ेंगे, अल्पकाल दीर्घकाल के बारे में पढ़ेंगे, रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू ए फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, स्थिर तथा परिवर्तनशील साधनों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसका दूसरा भाग लागत के रूप में आता है, जिसमें हम अल्पकालीन दीर्घकालीन लागतों के बारे में पढ़ेंगे तथा तमाम औसत, सीमांत और कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, इन सब के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही अभी समाप्त नहीं हुआ है, साथ ही हम जा रहे हैं इस चैप्टर में रेवेन्यू के बारे में भी पढ़ना, AR, MR एंड TR के बारे में भी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। साथ ही हम तीनों ही चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हल देंगे और आपके मन में उत्पन्न होने वाली तमाम जिज्ञासाओं को भी शांत करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो आने वाला है वो है उत्पादन। प्यारे बच्चों, कौन है उत्पादक? उत्पादक वास्तव में हमारे आसपास ही है, हम सब स्वयं हैं। आप देखिए, एक स्लाइड आपके सामने है। इस स्लाइड में एक किसान अपने बैलों की सहायता से खेत को जोत रहा है। कुछ महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं। दूसरी पार्ट में देखिए, आपको पोल्ट्री फार्मिंग का एग्जांपल दिया गया है। कालीन का उत्पादन तीसरी स्लाइड में हो रहा है और चौथी स्लाइड में गैस उद्योग, ऑयल रिफाइनरी का उद्योग आपको दिखाया गया है। प्यारे बच्चों, ये सब कर क्या रहे हैं? क्या यही प्रोड्यूसर हैं? अगर ये प्रोड्यूसर हैं तो इनका काम क्या है और ये उत्पादन कैसे करते हैं? आखिर किन किन इनपुट्स को लेकर के, किन किन साधनों को लेकर के ये उत्पादन कर पाते हैं? आइए अब हम वन बाय वन एक एक स्लाइड में पढ़ते हैं। फार्मर का जो स्लाइड हमने आपको दिखाया, आप फार्मर में देखिए वो क्या क्या यूज करता है। फार्मर यूज करता है सीड्स को, फार्मर यूज करता है टेक्नोलॉजी को, इरिगेशन की फैसिलिटीज को, पंपिंग सेट को, इलेक्ट्रिसिटी को, और फार्मर यूज करता है श्रमिकों को। ये इसकी इनपुट्स हैं। अगर हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं तो दूसरी स्लाइड में आप देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग में चिकन्स एंड एग्स का उत्पादन होता है और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इसमें इनपुट्स के रूप में चिकन, ब्रीडिंग, फीडिंग, वाटर, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। कारपेट इंडस्ट्री में प्यारे बच्चों, हम इनपुट के रूप में वूल का यूज करते हैं, लेकिन आजकल कारपेट सिंथेटिक फैब्रिक्स से ज्यादा बनने लगे हैं क्योंकि वो कॉम्परेटिवली सस्ते होते हैं और उनको मनचाहा रूप दिया जा सकता है। इसके अलावा जूट का भी इस्तेमाल इनपुट के रूप में
इंडस्ट्री करती है। प्यारे बच्चों, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स का प्रयोग करती है और एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी आदि गैसों का निर्माण करती है। आइए थोड़ा और हम नीचे चलते हैं। अगर हम ध्यान दें तो ईंटें किससे बनती हैं? आपको जानकारी है, वास्तव में ईंटें मिट्टी से ही बनती हैं। फर्नीचर बनता है वानिकी और लॉगिंग से। जंगल से पेड़ काटे जाते हैं, उन पेड़ों से लॉक्स बनाए जाते हैं और लॉक्स बनाने के बाद उनसे इच्छा अनुसार फर्नीचर बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, कपड़ा जो है आपका जूट और कपास से बनाया जाता है। बिस्कुट आटे और मैदे से बनाए जाते हैं। घर का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री क्या होती है? ये सब उत्पादन के उदाहरण है। इस स्लाइड में आपको दिखाई पड़ रहा है ईटा बनता हुआ, जो मिट्टी से बनाया जा रहा है। श्रमिक उसमें लगे हुए हैं और साथ ही कुछ आप देखेंगे चिमनी भी लगी हुई है जिससे धुआं निकल रहा है। दूसरी स्लाइड में अगर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कॉटन दिखाई पड़ रहा है। इस कॉटन का प्रयोग करके यहाँ पे कपड़ा बनाया जा रहा है, सूत बनाया जा रहा है और ये कॉटन इंडस्ट्री कहलाती है। अभी आपको मैंने बताया कि जो जंगल से लकड़ियां आती हैं वो लॉक्स, इसे लॉक्स कहते हैं। लॉक्स में कन्वर्ट किए जाते हैं मशीनों से और उसके बाद उससे इच्छा अनुसार फर्नीचर बनाया जाता है। हम लोग जो दिनों में बिस्किट खाते हैं वो आटा, मैदा, व्हीट और तमाम कलर्स, फ्लेवर्स, टेस्ट, शुगर, इन सब का प्रयोग करके बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, एक और स्लाइड मैंने आपको दिखाना चाहा है, वो है ये। इसमें आप देखेंगे ब्रिक्स है, सीमेंट है, कंक्रीट है, सॉयल है और आप देखेंगे इसमें तमाम चीजें हैं, शीशा है। अब आप बता सकते हैं वास्तव में ये सब चीजें हम किस चीज का निर्माण करने के लिए बनाते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। वास्तव में इसका इस्तेमाल करके हम अपना प्यारा सा घर बनाते हैं जो हमें सुरक्षित रखता है। तो ये सब चीजें हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैन इज ए क्रिएटर? क्या हम निर्माणक हैं? हाउ कैन वी से दैट वी आर क्रिएटर? कैन वी क्रिएट एनीथिंग विदाउट एग्जिस्टिंग इनपुट्स? प्यारे बच्चों, इसमें से आप मुझे एक चीज बताइए कि हम किस चीज का निर्माण हम कर सकते हैं बिना प्रकृति से प्राप्त किसी इनपुट के? ऐसा संभव नहीं है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर नॉट द क्रिएटर। व्हाट वी डू? व्हाट वी डू, दैट इज द क्वेश्चन। Actually, we create utilities into the existing goods and services to make them more useful for the mankind. वास्तव में हम इसको ज्यादा उत्पादक, हम जो एग्जिस्टिंग वस्तुओं और सेवाएं हैं, उन एग्जिस्टिंग वस्तुओं और सेवाओं को जो हमें प्रकृति ने दिया है उस पे हम रूप, रंग, आकार, टेस्ट, कलर, स्थान, मालकियत ये सब बदल करके एक नई वस्तु के रूप में बना देते हैं। ऐसी वस्तु के रूप में बना देते हैं जो हमारी तमाम इच्छाओं को संतुष्ट करने में सक्षम है। सो कमिंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर हियर, making use of inputs to create values into the existing goods and services to make them more useful for the mankind. तो उत्पादक और कोई नहीं है बल्कि उपलब्ध प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं को में रूप परिवर्तन करके उपयोगिता का सृजन करने वाला ही उत्पादक है। तो अब प्रश्न ये आता है कि हम अगर ब्रीफ में बात करें तो उत्पादक क्या करता है? उत्पादक फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। फैक्टर सर्विसेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उत्पादक नॉन फैक्टर सर्विसेज का भी इस्तेमाल करता है सच एज रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड पावर। उत्पादक वास्तव में उपयोगिता का निर्माण करता है। फैक्टर और नॉन फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके वो उपयोगिता का निर्माण करता है और इसी को उत्पादन कहा जाता है। ये उपयोगिता ही मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट करती है।
Now transformation, we can conclude that transformation of input into output is done by producer. So coming on the technical issue of the chapter, what is production function? Production function is nothing but a technological relationship between inputs and output. Technological, not economic. What does it mean? In order to obtain QX units of commodity X, we require land, labor, capital, raw material, fuel and power. These are the things which we require to produce a commodity. अब इसका विशेषता क्या है उत्पादन फलन की? उत्पादन फलन की विशेषता है नंबर 1, QX पाने के लिए हमें, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें तो हम पाएंगे कि QX यूनिट ऑफ कमोडिटी को पाने के लिए हमें 2 यूनिट्स ऑफ लेबर की जरूरत पड़ेगी और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अब आप इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस QX यूनिट्स ऑफ दिस कमोडिटी वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 1 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। इसमें 2 चीजें बता रहा है, यानी QX अगर आपका टारगेट, तो QX पाने के लिए आपको मिनिमम ये यूनिट्स यूज करनी पड़ेंगे, 2 यूनिट लेबर की और 1 यूनिट कैपिटल की। ये इसका दूसरा एंगल भी बता रहा है कि अगर आप 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 1 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज करते हैं तो आप मैक्सिमम QX प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा इसकी खासियत यह है कि ये आपको टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बता रहा है, ना कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप। ये फिजिकल रिलेशनशिप बता रहा है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बता रहा है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप ये नहीं बता रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे पैसा है ना यहाँ पे मनी आई है। दोनों ही जगह अभी तक हमने मनी का इस्तेमाल नहीं किया। सो प्रोडक्शन फंक्शन शोज द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इसके अलावा एक और चीज है कि प्यारे बच्चों, इंडिविजुअल एफिशिएंसी जो होती है एंटरप्रेन्योर्स की, वो अलग अलग होती है। अगर हम समान रिसोर्स 4 लोगों को, 4 एंटरप्रेन्योर्स को, 4 प्रोमोटर्स को अलग अलग दे दें तो आप पाएंगे किसी को प्रॉफिट हो रहा है, किसी को लॉस हो रहा है, किसी को, आप देखिए ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है उसकी अपनी खुद की रिस्क लेने की क्षमता, उसकी अपनी नो हाउ, उसकी जानकारी क्या है, और हाउ एफिशिएंटली ही इज यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स। सो इंडिविजुअल एफिशिएंसी कैन नॉट बी इग्नोर्ड। प्यारे बच्चों, हम जो भी काम करते हैं वास्तव में उसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन 2 समय होता है। समय को अगर हम बांटें तो शॉर्ट रन एक ऐसा समय है जिसमें हम वेरिएबल फैक्टर्स को बदलकर ही उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। व्हाट आर वेरिएबल फैक्टर्स? आप देखिए, इसमें रॉ मटेरियल आप बदल सकते हैं, आप फ्यूल एंड पावर को बदल सकते हैं, आप कैजुअल लेबर को बदल सकते हैं। जबकि इसके अंदर लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में आप वास्तव में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बदल जाते हैं। आप चाहे तो एक नया ब्रांच भी अपने इंडस्ट्री का खोल सकते हैं। तो अल्पकाल में अल्पकाल वह समय है जिसमें हमें अगर उत्पादन बढ़ाना है तो परिवर्तनशील साधन को ही बदलना होगा। स्थिर साधन जैसे मशीन, भूमि, इमारत, परमानेंट स्टाफ, ये सबको आप अल्पकाल में नहीं बदल सकते, लेकिन दीर्घकाल में सब परिवर्तनीय हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, क्योंकि ये डिफरेंस पूछा जाता है, सीबीएसई जरूर पूछती है, तो ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि अगर हम टाइम को मनाएं तो आप देखेंगे कि शॉर्ट रन जो होता है मार्केट पीरियड होता है और प्रोड्यूसर के लिए बहुत कम समय इसमें मिलता है। लॉन्ग रन एक ऐसा समय है जिसमें प्रोड्यूसर को सफिशिएंट समय मिलता है अपनी वस्तु का निर्माण करने के लिए। और एक और बात इसके अंदर है कि ये इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा कि उसका शॉर्ट रन क्या है, उसका लॉन्ग रन क्या है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका शॉर्ट रन जिनका शॉर्ट रन कुछ इंडस्ट्रीज के लिए लॉन्ग रन के बराबर हो जाता है, और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनका लॉन्ग रन कुछ इंडस्ट्रीज के लिए शॉर्ट रन के बराबर हो जाता है। प्यारे बच्चों,
अगर हम कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का ले लीजिए, तो इसका जो लॉन्ग रन है वो, इसका शॉर्ट रन जो है वो उसका बिस्किट इंडस्ट्री के लॉन्ग रन के लिए बराबर हो जाएगा, क्योंकि बिस्किट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन शॉर्ट पीरियड इन कंपैरिजन टू आयरन एंड ओर और स्टील इंडस्ट्रीज। प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ अगर इनपुट्स की हम बात करते हैं, तो नेचर ऑफ इनपुट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जबकि यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं। और अगर हम आगे जाएं तो इसमें रिटर्न्स टू फैक्टर हमें मिलता है और दीर्घकाल में हमें रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। प्यारे बच्चों, अगर हम डोमिनेशन इन द मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिमांड विल बी मोर इफेक्टिव, सप्लायर कैन नॉट increase or decrease their supply in the short run. However, in long run, they can increase or decrease their supply. As a result, we see supply curve becomes more effective in long run, and it becomes parallel to, as per demand, it can be increased or decreased. टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आउटपुट अगर आपको बढ़ाना है तो आपको वेरिएबल फैक्टर्स ही बदलने होंगे। यहाँ अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आपको सारा का सारा पूरा स्केल ही बदल देना है। एक कैपिटल की जगह दो कैपिटल, तीन, मतलब यू डोंट हैव टू चेंज रेशियो, बट all the factors of production are to be changed simultaneously in the same ratio. This is possible in the long run. तो सप्लाई का इसमें इलास्टिक बन जाता है लॉन्ग रन में, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे आपके सामने एक स्लाइड दिखाई पड़ रही है बच्चों, इस ग्रीन रंग की जो स्लाइड है इसके अंदर आप देखिए, आप इसके अंदर पाते हैं एक गोडाउन है, इसमें आप पाते हैं कि फैक्ट्री है, इसमें आप पाते हैं कि ऑफिसेज हैं, इसमें आप पाते हैं कि तमाम तरीके के मशीनरीज हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, एनर्जी के सोर्सेज हैं, ये सारे के सारे आप इसके अंदर देख रहे हैं। और आप ये देखिए कि ये सारे सारे स्थिर प्रकृति के हैं, ना तो आप गोडाउन शॉर्ट रन में बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ना आप अपना इमारत बना सकते हैं, बिल्डिंग्स, ये जो तीनों बिल्डिंग्स बनी है ये सब ये फिक्स्ड फैक्टर्स कहलाएंगी। आप ये देखेंगे कि ये जो मशीनरीज है ये भी फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, और जिन पे ये रखा हुआ है ये भी फिक्स्ड फैक्टर्स, यानी लैंड जो है, सबसे पहले तो लैंड देखिए, फिर बिल्डिंग्स देखिए, फिर मशीनरीज देखिए, टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स देखिए, ये सारे के सारे फिक्स्ड फैक्टर्स का इंडिकेटर है। अभी उत्पादन आपका हो रहा है क्या? इसमें कोई उत्पादन हो रहा है क्या? जी नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने लेबर नहीं लगाया, यहाँ पे हमने फ्यूल एंड पावर का इस्तेमाल अभी नहीं किया, यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया। अब क्योंकि ये तीनों चीज हमने नहीं किए, इसलिए ये हमारा फिक्स्ड फैक्टर्स जो है वो किसी काम के नहीं हो, खाली हमने खरीद करके हायर करके रख लिए हैं ताकि हम भविष्य में उत्पादन करें। और उत्पादन करने के लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी, उत्पादन करने के लिए हमें कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, उत्पादन करने के लिए हमें फ्यूल एंड पावर की जरूरत पड़ेगी। अब क्या डिफरेंस है फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स में? अभी हमने दिखाया आपको स्लाइड में कि ये फिक्स फैक्टर्स क्या था। फिक्स फैक्टर्स ये आपका देखिए सारी की सारी चीजें थी, और यहाँ पे लेबर वेरिएबल है, यहाँ पे आपका ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो ये फिक्स्ड क्यों है और ये वेरिएबल तीनों क्यों है, ये हमें स्टडी करना है। प्यारे बच्चों, अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस करें, जो कि सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो टाइम इसका सबसे बड़ा पीरियड ऑफ टाइम। ये खाली शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स को ही बदलकर आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग रन में, जबकि फिक्स फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। वेरिएबल फैक्टर्स को आप शॉर्ट रन में भी बदल सकते हैं और फिक्स फैक्टर्स को आप शॉर्ट रन में बदल नहीं सकते। तो अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको खाली वेरिएबल फैक्टर्स को ही बदलना होगा। दूसरा, अगर हम इनके नेचर की बात करें तो नेचर इनका देखिए, नेचर इनका
वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जबकि ये जो फिक्स फैक्टर्स का मैंने बताया कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता। आपको बिल्डिंग हायर करनी है, आपको लैंड खरीदना है, बिल्डिंग हायर करनी है, मशीनरीज खरीदनी है, टूल्स एंड टेक्निक्स खरीदनी है, परमानेंट स्टाफ रखना, ये सब चीजें आपको करनी ही करनी, चाहे उत्पादन आपका शून्य हो। ये अभी हमने आपको स्लाइड में भी दिखाया। इसका क्या मतलब है, टीएफसी कर्व जो है आपका वो एक्स एक्सिस के समानांतर बन जाता है, जो कि आगे हम अभी चल के दिखाने वाले हैं आपको। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में अभी आप एक पॉइंट दे सकते हैं, इसमें रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, फ्यूल एंड पावर है, जिसको आप अल्पकाल में कभी भी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड परमानेंट स्टाफ आता है, जिसको आप अल्पकाल में बिल्कुल बदल नहीं सकते, और बदलेंगे तो तमाम आपको लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एक और खासियत है, फिक्स फैक्टर्स आर मोर एक्सपेंसिव देन वेरिएबल फैक्टर्स। प्यारे बच्चों, फिक्स फैक्टर्स वास्तव में ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की तुलना में। अब अगर हम आगे बढ़े तो आपके सामने एक स्लाइड आई है, जिसे हम डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने बताया प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितने टर्म्स हम यूज करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले, वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोडक्शन यूनिट इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज प्रोडक्शन। जो भी एक वित्तीय वर्ष में जो एक प्रोडक्शन यूनिट उत्पादन कर रही है, उसको हम उत्पादन के रूप में जानते हैं। अब इसको हम सबसे पहले कुल उत्पादन की बात करेंगे। कुल उत्पादन क्या होता है, यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग ए सर्टेन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। टोटल प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका नंबर ऑफ लेबर यूज्ड, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स यूज्ड इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। प्यारे बच्चों, ये टोटल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ लेबर यूज्ड एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। दूसरी बात अगर हम कहें एवरेज प्रोडक्ट की, तो एवरेज प्रोडक्ट इज नथिंग बट क्वोशिएंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर। यानी अगर आप टोटल प्रोडक्ट को लेबर्स की मात्रा से, संख्या से विभाजित कर दें लेबर आवर्स की, तो आपको औसत उत्पादन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आपको हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट की, सीमांत उत्पादन की। सीमांत उत्पादन की हम परिभाषा दे सकते हैं, द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट which we see by employing an additional unit of labor। किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को सीमांत उत्पादन कहते हैं। इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो है सीमांत टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। टीपी टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम nth कमोडिटी माइनस टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम n माइनस 1 कमोडिटी, or you can find out total change in total product upon change in number of labor units। ये आपका सिंपली सीमांत उत्पादन कहलाएगा। प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर। अब हमने आपको बता दिया उत्पादन किसे कहते हैं, हमने बता दिया औसत उत्पादन किसे कहते हैं, हमने आपको बता दिया कुल सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं। अब हम आपको अगले टॉपिक के अगले पार्ट पे जा रहे हैं, स्विच ओवर कर रहे हैं। इसको हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शंस के नाम से जानते हैं। लॉज ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर, व्हाई इट इज ए फैक्टर। अल्पकाल में जब आप उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक निश्चित प्रकार के उत्पादन के साधनों को परिवर्तित करना होता है, और उनको हम परिवर्तनशील साधन कहते हैं। तो अल्पकाल में क्योंकि हमें उत्पादन बढ़ाना है, तो परिवर्तनशील सिर्फ एक प्रकार के उत्पादन के साधनों को बदलना है, इसलिए हम रिटर्न्स टू ए फैक्टर कहते हैं। जबकि इससे हम रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। क्यों? जैसे ही लेबर की संख्या बढ़ाते हैं कैपिटल के ऊपर, कैपिटल को स्थिर मानते हुए लेबर की संख्या बढ़ाते हैं, तो रेशियो बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इज चेंज्ड। रेशियो बिटवीन लेबर एंड कैपिटल वेरीज। That's why the returns which we get in the short run by varying the ratio between fixed and variable factor is known as returns to variable proportions। आइए इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। आरंभ में आप देखेंगे बेटे, इसमें लेबर एक यूनिट है, कैपिटल एक यूनिट है। लेबर एक यूनिट है, कैपिटल एक यूनिट है,
और रेशो इनमें दोनों है वो 1:1 का है। एक और लेबर का यूनिट यूज किया गया, देखिए 1 यूनिट था, अब लेबर 2 यूनिट किया गया, आपका कैपिटल सेम है, एक ही यूनिट है, अब आपका रेशो बदल गया, तो रेशो 1:1 से वेरी करके 2:1 हो गया और आपका आउटपुट बढ़ेगा। तो ये जो आउटपुट बढ़ेगा वो रेशो के वेरी करने के कारण बढ़ रहा है, इसलिए इसे हम रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। अब इस नियम के संबंध अजम्पशंस क्या क्या है, मान्यताएं क्या क्या है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात तो ये इसका संबंध अल्पकाल से। दूसरी बात है कि ये ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे उत्पादन के सभी स्थिर साधनों पे लागू होता है, चाहे वो भूमि हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो जिसको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जिसे अल्पकाल में हम बदल नहीं सकते। इसके अलावा ये इसका संबंध प्रोडक्शन से है, ये जो लॉज ऑफ रिटर्न्स का संबंध है वो उत्पादन से है, ना कि अदर फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता, इंश्योरेंस पे लागू नहीं होता, बैंकिंग पे लागू नहीं होता और तमाम तरह के क्षेत्रों पे लागू नहीं होता। प्यारे बच्चों, ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली प्रोडक्टिव, इसकी एक और खासियत है कि सारे के सारे उत्पादन के साधन है वो इक्वली प्रोडक्टिव है। इक्वली प्रोडक्टिव मतलब कि हर श्रमिक की उत्पादन क्षमता समान है, कोई कम ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। ये अजम्पशन है, मान्यता है, हम है ना, इसमें हम लोग अज्यूम करके ही किसी लॉ को फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है वो स्टडी के समय आपकी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी बदल जाएगी तो रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर भी बदल जाएगा। आप देख सकते हैं कि जितना जमीन पे हम पहले उत्पादन करते थे, पहले गेहूं का उत्पादन एक एकड़ में 5 क्विंटल के आसपास होता था, आज कई जगह 20 और 25 क्विंटल तक का भी उत्पादन होता है। तो ये लैंड का वेरिएबल फैक्टर से रिलेशन बदल जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, तो इसलिए टेक्नोलॉजी को हमने कांस्टेंट माना है। आइए देखते हैं अब हम पहला फेज हमें क्या मिलने वाला है। प्यारे बच्चों, ये रेखा चित्र हमने खुद बनाया है, इसलिए आप इसको एरर फ्री मान सकते हैं, और ये हमने जानबूझ के इसलिए बनाया है ताकि आपको भी बनाने में इसकी सहायता आसानी लगे। तो इसमें 3 रेखा चित्र हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर होता क्या है। वास्तव में ये पहली अवस्था है जब हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हम उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और श्रमिकों की संख्या, कच्चे माल की संख्या हम ज्यादा यूज करते हैं, तो आरंभ में क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई गति से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। इस स्थिति में एपी और एमपी भी बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये बहुत जायज क्वेश्चन है। सबसे पहली बात यह है कि जब श्रमिकों की संख्या कम थी या नहीं थी, अगर हम देखें एक कैपिटल पे 0 श्रमिक लगा हुआ है तो उत्पादन आपका 0 था। अब जैसे ही पहला श्रमिक आया, उत्पादन स्टार्ट हुआ, उसने उत्पादन किया 10 इकाई के बराबर। लेकिन और इस स्थिति में एपी और एमपी भी आप देखिए, मैंने अभी आपको समझाया है एपी किसे कहते हैं, टीपी को लेबर से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एपी आ जाएगा। और एमपी क्या होगा, आप देखिए ये अगर ये टीपी एन है तो इसे हम टीपी n-1 कर सकते हैं, एक इकाई ऊपर वाली। तो 10 में से अगर आप देखेंगे 0 गया तो आपका ये 10 आ जाएगा, और इसी तरीके से 30 में से 10 गया तो आपका ये 20 आ जाएगा। तो आरंभ में ये बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि श्रमिकों की संख्या बढ़ी। श्रमिकों की संख्या बढ़ने से क्या हुआ, मशीन का और इस्तेमाल हुआ, बिल्डिंग का और इस्तेमाल हुआ, इमारत का और अच्छा इस्तेमाल हुआ, और डिवीजन ऑफ वर्क पाया गया, कार्य का बंटवारा हुआ। हर कर्मचारी अपने अपने कार्य में स्पेशलाइज्ड विशेषज्ञ होता चला गया, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ी। दूसरा एक और कारण है कि कैपेसिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स जो पहले कम इस्तेमाल की जा रही थी, अब उसका इस्तेमाल भी किया जाने लगा। इसके अलावा अब हम सुपरवाइजर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। श्रमिकों की संख्या बढ़ती है तो उसमें से किसी एक्सपर्ट को हम सुपरवाइजर बना सकते हैं जो क्वालिटी चेक भी रखता है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे टीपी हमारा बढ़ रहा है। टीपी देखिए, सबसे पहले 0 था, 0 लेबर पे 0 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। दूसरी स्थिति में वो एक यूनिट पे 10 हो रहा है। अगर हम इस पॉइंट को ले तो ये आपका ये पॉइंट आ गया। अगर 2 यूनिट पे 30, वो पॉइंट यहाँ आ गया।
प्यारे बच्चों, ये जो नीले रंग का कर्व स्टीप गया है ऊपर की तरफ, ये टोटल प्रोडक्शन का इंडिकेटर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें एपी जो है वो पहले एक यूनिट लेबर पे 10 था, फिर 2 यूनिट लेबर पे 15 हो गया। तो 1 यूनिट लेबर पे 10 था, यानी यहां से एपी स्टार्ट होगा, और 2 यूनिट पे ये 15 हो गया, यानी ये दूसरा पॉइंट आ गया। ये लाल रंग की रेखा औसत उत्पादन का इंडिकेटर है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। प्यारे बच्चों, एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी देखिए, एक इकाई लेबर पे 10 यूनिट एमपी है, यहीं से स्टार्ट हो रही है, और 2 इकाई लेबर पे आप देखेंगे ये 20 यूनिट हो गई है, यानी कि ये आपका पहला पॉइंट है और ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो ये जो हरे रंग की रेखा आप देख रहे हैं, ये सारी ये वास्तव में एमपी का इंडिकेटर है। तो आरंभिक अवस्था में क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, क्योंकि बेटर यूटिलाइजेशन हुआ, क्योंकि सुपरवाइजरी वर्क बेहतर हुआ, इसलिए हमें एपी और एमपी बढ़ते हुए क्रम से मिलेंगे। इस स्थिति को हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर कहेंगे। आप देखिए, टीपी तेजी से जाएगा, एपी भी ऊपर जाएगा और एमपी भी ऊपर जाएगा। प्यारे बच्चों, एक और चीज आप यहाँ गौर कीजिए जो कि हमारे आगे काम आएगी। आप देखेंगे कि एमपी में जो परिवर्तन हो रहा है वो तेजी से हो रहा है इन कंपैरिजन टू एपी। देखिए, एपी 10 से 15 हुआ, लेकिन एमपी 10 से 20 हो गया। तो एमपी में परिवर्तन की गति तेज होती है, इसलिए इस स्थिति में एमपी एपी के ऊपर होता है। ये भी हमें नोट रखना होगा। क्या होगा जब हम इसको जारी रखेंगे और अगले चरण में हमारी उत्पादन इकाई पहुंचेगी? आप देखते हैं, ऐसी स्थिति में हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर मिलता है। टीपी टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन वो एट फॉलिंग रेट। योर टीपी विल इंक्रीज as soon as we employ additional more and more units of labor, we enter into the second stage. And second stage, what will happen? TP will increase at decreasing rate. That means आपका TP देखिए बढ़ रहा है, लेकिन AP और MP में कमी, गिरावट की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्यारे बच्चों, ये स्टेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि इसी स्टेज में आप देखेंगे कि टीपी मैक्सिमम होता है, और टीपी के मैक्सिमम होने का मतलब यह है कि एमपी उस समय शून्य हो जाता है। मतलब अब एमपी में बढ़ोतरी नहीं होगी। अब जो भी लेबर आप लगाएंगे तो वो कुल उत्पादन को बढ़ाएगा नहीं। इसी पॉइंट पे आपको देखिए, जैसे इस स्थिति को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर कहते हैं। इसका कारण है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। कैपेसिटी होती है हर फिक्स्ड फैक्टर की, उसका हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब अगर हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो नेचुरल है फिक्स फैक्टर्स पे लोड पड़ेगा और वो उत्पादकता नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आइडियल अपनी स्टेज पे पहुंच चुकी है, उसको हम परिवर्तित और फर्दर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिक्स फैक्टर्स का कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा ऑप्टिमम स्टेज ऑफ सुपरविजन भी हो चुका है, ऑप्टिमम स्टेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑनर्स एंड लेबरर्स हो चुका है, वेरिएबल फैक्टर्स हो चुका है। तो यहाँ आपका स्टेज जो है ऑप्टिमम है। इस पर्टिकुलर बिंदु पर आप देखेंगे जब टीपी मैक्सिमम होगा, एमपी विल बिकम 0। कमिंग टू द डायग्राम पोर्शन, आप देखिए जब वेरिएबल इकाई 3 थी तो आपका ये पहला देखिए टीपी का पहला पॉइंट है 45 यूनिट था। जब ये 4 हुआ, इधर से अगर 4 हुआ तो आप देखेंगे दूसरा पॉइंट मिला, और 5 होने पर आप देखेंगे 52 है, तो ये 5 होने पर 52 है। 4 पे भी 52 है, 5 पे भी 52 है। अब अगर आप इससे यहाँ देखेंगे तो यहाँ एमपी शून्य हो चुका है। प्यारे बच्चों, ये स्टेज आइडियल स्टेज है। हर फर्म चाहेगी इसी स्टेज में वो कार्य करे, क्योंकि इसमें उसको अधिकतम टोटल प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम तीसरी अवस्था में पहुंचते हैं, और उस अवस्था को हम लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर कहते हैं। अगर हम दूसरी स्टेज पे नहीं रुके तो और वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते चले गए, फिक्स फैक्टर्स की क्षमता का भरपूर उपयोग हो चुका है, अब उसमें टूट फूट शुरू होगी। इसके अलावा जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर होंगे, जिनके कारण उनका कंट्रीब्यूशन 0 होगा, नेगेटिव होगा, जैसा कि आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के केस में देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका टीपी घटने लगेगा, एमपी और तेजी से घटेगा, एमपी नेगेटिव बन हो जाएगा,
और एपी भी घटना शुरू हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसे छठा यूनिट लगाया जाता है, आप टोटल प्रोडक्शन इसमें देखिए 48 है, ये आपका पहला पॉइंट है। सातवां यूनिट लगाते ही टोटल प्रोडक्शन घटकर 40 हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम छठे यूनिट पे देखते हैं तो -4 आ रहा है, ये देखिए -4 आ रहा है छठे यूनिट पे। और इसी तरीके से आप देखेंगे एमपी जो है नेगेटिव हो चुकी है हरे रंग की, और एपी भी ऋणात्मकता दिखाई दे रहा है। अब एमपी वक्र एपी वक्र के नीचे होगा, ऋणात्मक होगा। ये तीसरी अवस्था है। प्यारे बच्चों, व्हाई डू वी गेट लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स? क्वेश्चन ये है कि हम नेगेटिव रिटर्न्स को क्यों प्राप्त करते हैं, क्यों पाते हैं? कारण नंबर 1 तो आपके सामने है, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल, ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ वर्ड हम यूज कर रहे हैं एक्सेसिव यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिमम की स्टेज को अभी एक्सेसिव यूज हो रहा है, तो टूट फूट उसमें ज्यादा होगी, अल्टीमेटली उससे प्रॉब्लम आएगी। सुपरवाइजरी प्रॉब्लम अब आपको आने लगेगी, क्योंकि मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर है। कुछ लोग बैठे रहेंगे, कुछ लोग काम करेंगे, आपस में उनका लड़ाई झगड़ा होगा, फालतू की बातें करेंगे, टाइम करेंगे। इसके अलावा देखिए, नाउ देयर हैज बिकम ए बिग गैप बिटवीन ओनर एंड वर्कर, जिससे बिलोंगिंगनेस फर्म के प्रति, उत्पादन इकाई के प्रति हमारी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि उत्पादकता तो कम होती है, क्वालिटी में भी गिरावट आती है, अल्टीमेटली फर्म को उससे नुकसान ही नुकसान है। इसके अलावा लेबर यूनियन से संबंधित भी समस्याएं अब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोग एम्प्लॉय हो गए। प्यारे बच्चों, मजाक में ही सही, अगर हम जरूरत से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को जरूरत से ज्यादा लगाएंगे, तो हम फिक्स फैक्टर्स, तो हम उत्पादन को बढ़ाने वाले नहीं है, बल्कि हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और रिसोर्सेस का दुरुपयोग ही होगा, ना कि सही इस्तेमाल होगा। क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं? अब इन तीनों में क्या संबंध है? टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। प्यारे बच्चों, 3 स्टेज से गुजरे हैं, तीनों इस अवस्थाओं को मैंने अलग अलग दिखाया है। अब हम आपको बताएंगे कि वास्तव में इनको हम एक ही डायग्राम में बनाए तो हमें क्या क्या मिलेगा। पहली बात तो हमें मिलेगा, फर्स्ट स्टेज में टीपी विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, दैट मींस एपी और एमपी विल आल्सो इंक्रीज। इस स्थिति में एमपी एपी के ऊपर होगा। दूसरी स्टेज अगर हम देखें तो टीपी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। अब एपी और एमपी में भी डिक्लाइनिंग की टेंडेंसी पाई जाएगी। एमपी यहाँ पे शून्य हो जाएगा और टीपी हाईएस्ट हो जाएगा। ये सेकेंड स्टेज है। ऐसी स्टेज में आप देखेंगे कि एमपी एपी के एमपी जो कर्व है वो एपी कर्व के नीचे आ जाएगा। तीसरी स्थिति में आप देखेंगे टोटल प्रोडक्शन भी कम होने लगेगा। इसका मतलब है एमपी आपका नेगेटिव हो गया है और एपी में फॉलिंग टेंडेंसी कंटिन्यू रहेगी। एमपी वक्र एपी वक्र के नीचे रहेगा। आइए देखते हैं इसको हम रेखाचित्र की सहायता से, एक अच्छी सी टेबल की सहायता से। वंस अगेन आप इसमें देखिएगा, जो लैंड या फिक्स्ड कैपिटल है वो फिक्स्ड है। लेबर आपका बढ़ रहा है 1 2 3 4 और टोटल प्रोडक्शन भी आपका बढ़ रहा है। मार्जिनल प्रोडक्शन में देखिए सबसे पहले बढ़ा, फिर घटना शुरू हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। यही टेंडेंसी इसमें भी पाई जाती है। अगर हम इसका डायग्राम बनाए और लेबर को एक्स एक्सिस पे ले और वाई एक्सिस पे एपी एमपी को ले, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले देखिए इसका एमपी तेजी से बढ़ता है, एपी भी बढ़ता है। इस स्थिति में एमपी एपी के ऊपर होता है। उसके बाद एपी को एमपी एपी को उसके मैक्सिमम हाईएस्ट बिंदु पर काटता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एपी जो है हाईएस्ट है 15 पॉइंट पे, देखिए 3 इकाई पे, उस स्थिति में काट रहा है यहाँ पे। और इसके बाद आप देखेंगे कि जब काटने के बाद एपी नेगेटिव एमपी नेगेटिव हो जाता है और एपी में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले हमें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलता है तो हम तेजी से ऊपर एपी और एमपी जाते हैं। फिर लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न मिलता है तो हम तेजी से एपी और एमपी डाउन होते हैं। और इसमें आप देखेंगे तीसरी स्टेज में यहाँ से ये नेगेटिव हो जाता है। तो तीनों अवस्थाओं के कारण ये ऐसा माना जाता है अंग्रेजी के उल्टे यू आकार के तरह बन जाता है। प्यारे बच्चों, जब एपी बढ़ता है तो
एमपी एपी के ऊपर होता है, जब एपी घटता है तो एमपी एपी के नीचे होता है। ये इसमें आपको दिख सकता है। इसके अलावा एक और इसके ब्रीफ पॉइंट अगर हम देखें तो एमपी विल इंटरसेक्ट एपी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। एक और अंतर इसमें आप देख सकते हैं, एपी एमपी आपका शून्य भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एपी विल ट्राई टू टेंड टू डिक्लाइन बट इट कैन नाइदर बी जीरो नॉर इट कैन बी नेगेटिव। प्यारे बच्चों, अगर हम तीनों वक्रों के संबंध की बात करें तो इसमें वही स्थितियां पाई जाएंगी। देखिए, सबसे पहली बात, आपका पहला स्टेज जिसमें टीपी आपका तेजी से बढ़ रहा है, इस केस में आपका एपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है। पहला स्टेज अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए आपके 2 यूनिट तक ये आपका फर्स्ट स्टेज ड्रॉ हो रहा है। उसके बाद दूसरा स्टेज आपका ड्रॉ करते हैं जब आपका टीपी हाईएस्ट हो जाता है। इस स्टेज के बाद प्यारे बच्चों आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने लगता है। इस केस में एपी और एमपी डाउन होने लगता है और आप देखेंगे कि जब इसी स्टेज में टीपी हाईएस्ट होता है और हाईएस्ट की स्थिति में एमपी शून्य हो जाता है तो और उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। तो तीनों लॉज ऑफ रिटर्न्स इस पे लागू होते हैं, जिसके कारण इनके ऊपर इन डायग्राम्स का ये संबंध आपके पास दिखाई पड़ता है। प्यारे बच्चों, लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग रन में हमें जो मिलता है, अब हम उत्पादन के सारे साधनों को बदल सकते हैं। हम चाहे तो नई मशीनें खरीद सकते हैं, हम चाहे तो नई ब्रांच खोल सकते हैं, हम नए चाहे तो नया प्लांट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लॉन्ग रन में हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। अब लॉन्ग रन में जो रिटर्न्स हमें मिलता है वो रिटर्न्स टू स्केल, बिकॉज वी आर गोइंग टू चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली ऑल टुगेदर इन द सेम रेशियो। तो उसमें वेरिएबल प्रोपोर्शंस की बात नहीं आती है, सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए रिटर्न्स टू स्केल एज ए होल हम पढ़ते हैं। तो रिटर्न्स टू स्केल एज ए होल इज ऑब्टेन इन द लॉन्ग रन, whereas returns to a factor is obtained in the short run। ये आपको याद रखना होगा। रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में पाया जाता है, लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल पाया जाता है, क्योंकि लॉन्ग रन में आपका प्रोपोर्शन नहीं बदलता, आपका सारे के सारे फैक्टर्स सेम रेशियो में बदल जाते हैं। इसके अलावा जो रिटर्न्स टू स्केल पाया जाता है वो इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इकोनॉमीज आर द एडवांटेजेस। जब भी हम कोई अपना उत्पादन बढ़ाते हैं, उत्पादन के बढ़ाने से आप देखेंगे कि कुछ हमें फायदे मिलते हैं, उत्पादन की इकाई को कुछ फायदे मिलते हैं। ये फायदे, ये एडवांटेजेस हमें विद इन द कंपनी भी मिल सकता है और आउटसाइड द कंपनी मिल सकता है। अब हमें विद इन द कंपनी कैसा मिलता है? बेहतर मैनेजमेंट होता है, डिपार्टमेंटेशन होता है और हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम एफिशिएंटली करता है, स्पेशलाइजेशन होता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कंपनी आपको फायदा मिल रहा है, क्योंकि आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से कुछ एक्सटर्नल फायदे भी मिलते हैं। हो सकता है वहां सड़क बन जाए, हो सकता है वहां बैंक्स आ जाए, हो सकता है वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाए, हो सकता है कच्चा माल बेचने वाला भी अपना इंडस्ट्री आपके बगल में खोल दे, हो सकता अब लेबर्स आपको खुद अप्रोच करेगी, आपको लेबर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे हमें एक्सटर्नल एडवांटेजेस मिलते हैं, उसको हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। तो द एडवांटेजेस विच वी गेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कंपनी आर इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। द एडवांटेजेस विच वी गेट फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी because of our scale of production has gone up are known as external economies of scale, whereas if we talk about diseconomies means disadvantages। जब भी हमारा बिजनेस बढ़ता है, जब भी हमारा उद्योग बढ़ता है तो उससे कुछ हमें नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें आप देखेंगे कि अब बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, चॉस हो जाएगा, आपस में मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा टेंशन शुरू हो जाएगी, आपस में ईगो, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से ईगो क्लैश हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीजें इंटरनल डिसएडवांटेज है। मालिक और वर्कर के बीच में गैप भी आ जाएगा। तो ये सब चीजें इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। लेकिन इसके साथ ही हमें कुछ बाहर के भी डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी तो पॉल्यूशन भी बढ़ा सकती है, स्लम एरिया से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे वर्कर आके वहीं आसपास रहना शुरू कर देंगे।
इसके अलावा आप देखेंगे वहाँ हॉस्पिटल्स से संबंधित, स्कूलिंग से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होगी। इसके अलावा आप देखेंगे प्रदूषण, तो आपको मैंने बता ही दिया। तो ये सोशल कॉस्ट भी कहलाती है। तो एज सुन एज आवर स्केल ऑफ प्रोडक्शन is increased, we get some economies, we get some advantages which are economies, and we get at the same time we get some disadvantages which are diseconomies. So what happens actually in the first phase, economies are more than that of diseconomies. That's why the returns which we get is known as increasing returns to scale. हमारा आउटपुट बढ़ेगा और लागत कम उस रेशियो में बढ़ेगी। दूसरी स्टेज में अगर हम जाते हैं तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहलाता है, व्हेन इकोनॉमीज बिकम इक्वल टू डिसइकोनॉमीज। दैट्स व्हाई इन द थर्ड फेज वी एंटर इनटू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, व्हिच we get because of diseconomies now have become more than the economies of scale. प्यारे बच्चों, इस केस में आप देखेंगे लागत के बारे में। अब हम लागत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्केल की बात हम करें तो वो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, जितना हमने आपको पढ़ा दिया वो काफी है। कमिंग टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हियर वी फाइंड व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट इज नथिंग बट द अमाउंट स्पेंट ऑन इन फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट। अगर आपको उत्पादन करना है तो आपको फैक्टर इनपुट हायर करना है और नॉन फैक्टर इनपुट हायर करना है, और वो आपके यहाँ तभी काम करेंगे जब आप उनको रिन्यूमरेशंस देंगे, वेजेस एंड सैलरीज के रूप में, रेंट के रूप में, लैंड के रूप, बिल्डिंग के रूप में। आपको एक्सपेंडिचर करना होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को भी, आपको इंटरेस्ट देना होगा। आप अगर कैपिटल हायर कर रहे हैं तो आपको एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड पावर भी करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ कॉस्ट कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, लागत कितने प्रकार की होती है, अगर हम इसके बारे में पढ़ें। वास्तव में मनी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट पहला होता है, मौद्रिक लागत और गैर मौद्रिक लागत। ऐसी राशि जो आप फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स इनपुट को यूज करने के लिए व्यय करते हैं, मुद्रा के रूप में व्यय करते हैं, उसको हम मौद्रिक लागत कहते हैं। इसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, अकाउंट बुक में दिखाया जा सकता है। इसे हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम एक हाथ से दूसरे हाथ में देते हैं, चाहे वो डिजिटल पेमेंट ही क्यों ना हो। इट इज पेमेंट मेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर which is direct, that's why it is considered as money cost, explicit cost and direct cost. अगर हम रियल कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे रियल कॉस्ट में अगर आप देखते हैं तो रियल कॉस्ट में एम्प्लॉयर का, प्रोमोटर का खुद की सैलरी, उसका खुद का जो बिल्डिंग लगी है उसका किराया, उसके खुद का जो मेंटल टेंशंस, फिजिकल टेंशंस बिकॉज ऑफ द बिजनेस उसे उठानी पड़ रही है, वो सबका एक रिन्यूमरेशन, उसकी अपनी कैपिटल का ब्याज जो वो बैंक में जमा करके प्राप्त कर सकता था। वास्तव में ये सारी लागतों को हम वास्तविक लागत कहते हैं, क्योंकि इनको हम ना तो किसी और को देते हैं, ना ही ये दिखाई पड़ती हैं, ना अकाउंट बुक में इनको हम शो कर सकते हैं। इसलिए ऐसी लागतों को हम इम्प्लिसिट लागत, अस्पष्ट लागत, अप्रत्यक्ष लागत या वास्तविक लागत कहते हैं। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र में एक और लागत है जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, अवसर लागत। एक उत्पादन के साधन के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। आपको अगर मैं जमीन का, लैंड का एग्जांपल लेता हूं, तो लैंड में आप देखेंगे कि वास्तव में उसका इस्तेमाल आप खेती करने के लिए कर सकते हैं, उस पे आप घर बना कर किराए पे दे सकते हैं, उस पे आप दुकान बना सकते हैं, उस पे आप कई चीजें कर सकते हैं। लेकिन निश्चित है जब आप उस पे एक इस्तेमाल के लिए आप डिसाइड करते हैं, उससे आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है, उसी को आप डिसाइड करेंगे। अब उस सबसे ज्यादा फायदा के लिए, सबसे ज्यादा ऑप्टिमम यूज के लिए आपको बाकी सारे ऑल्टरनेटिव्स को, विकल्पों को त्यागना पड़ेगा। त्यागे जाने वाला यह विकल्प वास्तव में अवसर लागत कहलाता है। तो अवसर लागत को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स टू बी सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू get the present use of resource is known as opportunity cost. प्रेजेंट यूज में उसको बनाए रखने के लिए
फिक्स्ड फैक्टर्स को प्रेजेंट यूज में बनाए रखने के लिए त्यागे जाने वाला सर्वश्रेष्ठ विकल्प अवसर लागत कहलाता है। प्यारे बच्चों, अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत की भी हम बात करते हैं। अल्पकाल में आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन में खाली कॉस्ट होती है। इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती क्योंकि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बदले जा सकते हैं। इसके अलावा नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स की अगर हम बात करें, आप देखेंगे इसके अंदर नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। सबसे पहली बात तो एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड प्लांट आपका फिक्स फैक्टर है, इस पे किया गया खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा। दूसरा आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, ये भी फिक्स फैक्टर्स है, अल्पकाल में नहीं बदल सकते। लाइसेंस फी है, ये भी फिक्स कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट इसलिए क्योंकि अल्पकाल में इसको अगर आपको इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो आपको खर्च करना ही है, चाहे आप उत्पादन करें या ना करें। इसके अलावा परमानेंट स्टाफ को भी जो आप वेतन देते हैं, जो आप सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो भी आपके लिए फिक्स्ड कॉस्ट है। इसे आपको खर्च करना ही है, चाहे आपका उत्पादन हो या ना हो, शून्य हो या इन्फिनिटी हो। प्यारे बच्चों, अब टीएफसी का जो नेचर है वो कैसा होता है ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि क्वांटिटी है बढ़ती जा रही है, उत्पादन बढ़ता जा रहा है, लेकिन टीएफसी का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है एंड दैट इज 10 यूनिट्स, 10 रुपीज के बराबर है। अब आप देखिए, जब हम इसको डायग्राम के रूप में बनाएंगे तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा। ऐसा क्यों? TFC is the amount to be spent by the producer even at zero level of output. If this is 10, it has to be spent, whether it is output is शून्य or output is 10 units. So in this case, you can see TFC is a parallel line to the x-axis. इसके अलावा जब हम AFC की बात करेंगे, देखिए TFC फिक्स्ड है, AFC is equal to TFC by Q. TFC by Q। और आप इसके अंदर देखेंगे कि जैसे हम 10 को 1 से भाग देते हैं तो आपका 10 आता है, जब आप 10 को 2 से भाग देते हैं आपका 5 आता है, जब आप 10 को 3 से भाग देते हैं तो 3.3 आता है। और अगर आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम होगा। मतलब क्योंकि TFC फिक्स्ड है, क्योंकि ये अमाउंट फिक्स्ड है, तो क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो AFC डाउन होगा। इसलिए आप देखेंगे कि इन दोनों का खासियत क्या होगी। TFC तो आपका क्या AFC जीरो हो सकता है? आप देखिए इसके अंदर AFC कांट बी जीरो, ये घटता चला जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी का फायदा हम अभी आगे उठाने वाले हैं। आइए अब पढ़ते हैं परिवर्तनशील लागत के बारे में। कुल परिवर्तनशील लागत क्या होती है? Amount to be spent on variable factors and non-factor of production such as raw material, casual labor, expenditure on fuel and power, ये सारे के सारे आपके वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा है। वेरिएबल कॉस्ट की खासियत है, टीवीसी कर्व की खासियत है कि क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और टीवीसी का जो है संबंध वो कुछ ऐसा होगा जो 3 लॉज ऑफ रिटर्न से संबंधित है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये डाउनवर्ड स्लोप नहीं होगा, ये उन तीनों स्टेजेस, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स को अब आप कॉस्ट के एंगल से पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट के एंगल से हो जाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट के एंगल से हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे टीवीसी वक्र जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है और वो गवर्न करता है तीनों लॉज ऑफ रिटर्न से। इसलिए अब आपके सामने ये डायग्राम प्रस्तुत है। प्यारे बच्चों, ये टीवीसी है, देखिए एक जीरो यूनिट पे जीरो टीवीसी था, मतलब कोई वेरिएबल फैक्टर इनपुट यूज नहीं किया गया तो उत्पादन जीरो रहा। जैसे ही हमने 1 यूनिट वेरिएबल फैक्टर्स का यूज किया, हमारा उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ। तो ये टीवीसी आपका पहला 1 पे ये देखिए 10 आ गया, 2 पे आपका ये 9 आ गया, देखिए इस तरीके से 2 पे आपका ये 18 आ गया और 3 पे आपका 24 आ गया, 4 पे आपका 28 आ गया, देखिए 4 पे 28 आ गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे टीवीसी जो है 3 स्टेजेस से गुजर रहा है, जबकि टीएफसी पैरेलल था,
टीबीसी आपका 3 स्टेजेस से गुजर रहा है। अब इसका खासियत आप देखेंगे दोनों में अंतर क्या है। आइए इन दोनों का अंतर पढ़ते हैं। पहली बात तो टीएफसी विल रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट। टीएफसी का मैंने बताया किस तरीके से ये टीएफसी का मैंने बताया कि ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है इस तरीके से, और टीबीसी का मैंने बताया ये 3 स्टेजेस से ऐसे करके गुजरता है। ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि ये आपका जीरो हो सकता है। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जीरो नहीं होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपका जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जबकि ये आपका जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो ही होता है। इसके अलावा टीएफसी एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के होता है, जबकि ये वास्तव में टीसी का जो स्लोप है वो टीवीसी ही निर्धारित करता है। क्योंकि टीसी इज इक्वल टू आप देखेंगे कि टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। दैट मीन्स टीएफसी तो फिक्स्ड है। अगर टीएफसी फिक्स्ड है तो उसका स्लोप कैसे परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तित होगा, ये वास्तव में टीवीसी पे ही डिपेंड करेगा। टीवीसी की खासियत ये भी है कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, जबकि टीएफसी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। प्यारे बच्चों, ये इसके और खासियत है। आप देखिए टीएफसी जो है आपका स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के, जबकि ये तीनों स्टेजेस से गवर्न कर रहा है। एएफसी की अगर हम बात करें तो एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी बाई क्यू, जो कि डाउनवर्ड स्लोप होता है, मैंने भी पीछे बताया आपको। एबीसी आपका यू आकार का होता है, अंग्रेजी के यू आकार का होता है ऐसे, क्योंकि 3 अवस्थाओं से इसको गुजरना होता है। प्यारे बच्चों, आगे अगर हम बढ़े तो ये देखिए आपके पास पूरी टेबल मैंने बनाई हुई है। इस टेबल में देखिए फिक्स्ड क्वांटिटी बढ़ रही है, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है, टीबीसी आपका 3 स्टेजेस से गुजर रहा है, और टीसी निकालने के लिए आप इन दोनों को जोड़ करके आपका टीसी निकल आएगा। इसको टीसी को अगर आप क्वांटिटी से भाग दे दें तो आपका एसी निकल आएगा। एमसी निकालने के लिए आपका टीसी देखिए, टीसी ये टीसी अगर ये टीसीएन है और ये टीसीएन -1 है तो 20 में से 10 गया 10 आ जाएगा, 28 में से 20 चला गया 8 आ गया, 34 में से 28 चला गया 6 आ गया। इस तरीके से आप देखेंगे नीचे टीसी के नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाते चले जाइए, आपका एमसी निकल आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे आपका एबीसी इज इक्वल टू टीबीसी, आपका टीबीसी को आप क्वांटिटी से भाग दे दीजिए तो आपका एबीसी निकल आएगा। एएफसी निकालने के लिए आप टीएफसी को क्वांटिटी से भाग दे दीजिए। एक और बात है, अगर आप एसी निकालना चाहते हैं तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 10 को 10 में जोड़ा, आपका ये आ गया, 9 5 14 जोड़ा तो 14 आ गया। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आप एमसी निकालने के लिए टीबीसी का स्लोप भी देख सकते हैं। देखिए पहले में आपका एमसी डैश हो गया, दूसरे में 10 में से 0 गया 10 आ गया, तीसरे में 18 में से 10 गया 8 आ गया, चौथे में 24 में से 18 गया 6 आ गया। तो टीबीसी rate of change in TBC is also known as MC. Rate of change in TC is also known as MC. Now you can conclude that TBC has to change as per change in TBC. ये भी इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि टीसी, टीबीसी और टीएफसी में संबंध क्या है। प्यारे बच्चों, टीएफसी बिल्कुल एक पैरेलल लाइन स्ट्रेट होगा, और टीबीसी आपका शून्य से स्टार्ट होगा, 3 अवस्थाओं से गुजरेगा। आपको मैंने बताया कि जिस तरीके से ये गुजर रहा है उसी तरीके से टीसी स्टार्ट होगा, टीसी गुजरेगा, लेकिन टीसी विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टीएफसी, क्योंकि टीसी विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टीएफसी। आप देखिए इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था, इस टेबल में देखिए टीसी आपका 0 क्वांटिटी होने पर टीसी 10 है, 0 क्वांटिटी होने पर टीएफसी भी 10 है। तो टीसी विल स्टार्ट फ्रॉम 10 द पॉइंट ऑफ टीएफसी, और इट विल गो एज पर इंक्लिनेशन एज पर चेंज इन टीबीसी। दूसरा आप देखेंगे एसी और एमसी का डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे एसी और एमसी दोनों अंग्रेजी के यू आकार के हैं, और इनकी खासियत क्या है कि MC will intersect AC at its minimum point, MC AC को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटेगा।
जब AC कम होता है तो MC AC के नीचे होता है, जब AC बढ़ता है तो MC AC के ऊपर हो जाता है। प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया AP और MP का रिलेशन। मैंने आपको वहां बताया कि रेट ऑफ चेंज इन MP इज हायर देन दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज इन AP। सेम यहाँ पे भी नियम लागू होता है, रेट ऑफ चेंज इन MC इज हायर देन दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज इन AC। आप देखिए इस डायग्राम, इस टेबल में देखिए, सबसे पहले रेट ऑफ चेंज इन AC की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये 20 से 14 हुआ और 14 से 11.2 हुआ, 3 हुआ, फिर उसके बाद 9.25 हुआ। अगर हम MC में चेंज होने की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ 10, 8, 6, 4 एकदम से ये तेजी से 20 की जगह इसका 10 चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज इन MC इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज इन AC। दैट्स व्हाई AC जो है हमेशा ये पॉसिबल है कि MC AC अगर गिर रहा है तब भी MC बढ़ना शुरू कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये संभव है कि अगर AC कम हो रहा है, देखिए यहाँ पे AC कम हो रहा है लेकिन MC ने बढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन MC इज हायर। तो MC की रफ्तार तेज है, MC की स्पीड तेज है, इसलिए AC की तुलना में MC हर स्टेज में पहले एंट्री करता है। प्यारे बच्चों, इसका एक एग्जांपल मैं देके बता सकता हूँ। आप अपने घर से अगर साइकिल से जाते हैं तो कुछ लैंडमार्क दिखाई पड़ता है, दुकान दिखाई पड़ेगी, मिल्क डेयरी मिल्क चॉकलेट का सेंटर दिखाई पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस दिखाई पड़ेगा। और अगर आप अपने पैदल भी जाते हैं तो भी आपको लैंडमार्क दिखाई पड़ते हैं, साइकिल से जाते हैं तो भी वही लैंडमार्क दिखाई पड़ते हैं। अब आप इसमें से साइकिल और कार दो चीजें चुन लीजिए। कार से जाएंगे तो वही लैंडमार्क, कार आपका MC के बराबर है, वो लैंडमार्क आपके उसमें तेजी से जल्दी जल्दी आएगा। और अगर आप साइकिल से जाते हैं तो वही लैंडमार्क आपके इसमें। तो यहाँ पे जब AC कम हो रहा है तभी MC ने बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि MC सेकेंड स्टेज में पहुंच चुका है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, वो होता है AC और ABC का संबंध। जी हाँ बच्चों, आप देख रहे हैं कि ABC विल ट्राई टू कम क्लोजर टू AC एट हायर लिफ्ट। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे ABC AC को पास आने की कोशिश करेगा। कारण क्या है? इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो AFC के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि TFC बराबर TC माइनस TBC। तो अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो आपको पाएंगे AFC बराबर TC माइनस ABC। तो TC माइनस ABC यानी AC, ये आपका AC है, यहां से यहां तक AC है, यहां से यहां तक आपका ABC है। तो AC में से अगर आप ABC को घटा दें तो आपको AFC मिलेगा। आप देखेंगे जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे AFC कम होता जाता है। मैंने अभी पीछे ही बताया, इस टेबल में देखिए जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे AFC आपका कम होता जा रहा है। अब AFC अगर कम होता जा रहा है, इन दोनों के बीच का गैप कम होता जा रहा है, तो ABC विल ट्राई टू कम क्लोजर टू AC। लेकिन क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप देखिए AFC कैन नेवर बी जीरो, वो घट तो रहा है लेकिन जीरो नहीं हो रहा। और अगर ये टच तभी कर सकता है जब ये शून्य हो जाए। इंटरसेक्ट तभी कर सकता है जब AFC नेगेटिव हो जाए, जो कि संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व की, तो आप पाएंगे, मैंने अभी अल्पकाल का बताया कि AC और MC U आकार के होते हैं। AC शॉर्ट रन MC जो है वो शॉर्ट रन AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण कॉस्ट कम होती है। दूसरी स्टेज में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कांस्टेंट रिटर्न्स के कारण कॉस्ट कुछ कांस्टेंट टाइप की होती है। और तीसरी स्टेज में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कारण ये। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आपके सामने आ सकता है। कुछ अर्थशास्त्री लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स की बात करते हैं, कुछ अर्थशास्त्री लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स को इग्नोर करते हैं। तो ये अर्थशास्त्रियों का मतभेद है। आपके यहाँ सिर्फ 3 स्टेजेस हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, कांस्टेंट डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर। तो उसी हिसाब से आपके यहाँ काम होगा, आपकी स्टडी में जरूरत है। प्यारे बच्चों, लॉन्ग रन में क्या होता है?
लॉन्ग रन का जो कर्व बनता है LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो बनते हैं वो शॉर्ट रन के जो अलग अलग टर्म के कॉस्ट कर्व्स हैं उनकी एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट रन ACMC को देखते हुए देखिए ऐसे अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, टाइम अलग अलग टाइम में उस प्रोडक्शन यूनिट का परफॉर्मेंस है, AC और MC बना हुआ है। इनके पॉइंट्स को जोड़ करके आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का बना सकते हैं। दोनों में अंतर की अगर हम बात करें तो ये फ्लैटर होता है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट रन AC और MC। इसका प्यारे बच्चों आपके कोर्स में रिटर्न्स टू स्केल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जानकारी भी आपको नहीं दे रहे हैं। अननेसेसरी आपके लिए कंफ्यूजन का पॉइंट बन सकता है। आइए अब देखते हैं तीसरा चरण रेवेन्यू के बारे में। आउटकम, जब आप उत्पादन करना चाहते हैं, साधनों को इकट्ठा करते हैं, उन पे व्यय करते हैं, तो नेचुरल है उत्पादन होता है और उत्पादन होने के बाद जब आप उसे बेचते हैं तो आपको आगम प्राप्त होता है, आय की प्राप्ति होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि TR इज अ प्रोडक्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस को अगर उत्पादित मात्रा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको कुल आगम मिल जाएगा। इसके साथ आपको एवरेज रेवेन्यू मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से भाग दे दें। टर्म्स प्यारे बच्चों ACMC, GC, APMP, TP की तरह ही यहाँ पे भी TR, AR और MR है। सीमांत रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो इट इज नथिंग बट नेट एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू which we obtain by selling the last unit of the commodity is known as margin revenue. इन तीनों में संबंध की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये संबंध बिल्कुल वैसे ही जैसे TP, AP और MP में था। अगर आप इन डायग्राम्स की देखिए, डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली स्थिति में APMP बढ़ रहा है और TP भी बढ़ रहा है। दूसरी स्टेज में आप देखिए जो कि जहाँ यहाँ जाके समाप्त होती है जब MP शून्य हो जाता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का स्टेज है। और तीसरी स्टेज में नेगेटिव रिटर्न्स आने लगते हैं, तब AR डाउन होने लगता है, TR भी डाउन होने लगता है और MR नेगेटिव हो जाता है। ये तीनों अवस्थाएं वही हैं जैसे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। प्यारे बच्चों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, जब आप अपनी फर्म का उत्पादन प्रारंभ करते हैं तो आरंभ में क्या होता है, आरंभ में आप जो बेचते हैं, जैसे आपने 1000 इकाई बेची तो आपको TR जो मिला वो 1000 मिला, जबकि आपका TFC जो है वो 1000 है। यानी सबसे पहले आप धीरे धीरे जब अपनी सेल बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आप मकान अपनी बिल्डिंग इमारत का किराया देते हैं, आपने जो पूंजी ली है उसका ब्याज देते हैं, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट को कवर करते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट को पहले आप कवर करते हैं जब आप एक सर्टेन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। जब ये प्रोडक्शन का सेल बढ़ता जाता है, एक स्टेज ऐसी आती है जब आप वेरिएबल फैक्टर्स का भी खर्चा कवर करने लगते हैं। ये आपका टोटल कॉस्ट कर्व है। टोटल कॉस्ट कर्व यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कर्व, यानी आपको बेचने, अगर आप 2000 यूनिट बेच रहे हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो गया है। ये पॉइंट जो है पहली बार आपकी स्थिति में आपकी फर्म के सामने आता है। इस अवस्था को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर TR बिकम्स इक्वल टू TC। अब आप इतना मात्रा बेच रहे हैं कि आपका कुल आगम कुल लागत के बराबर हो चुका है। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर आप बेचेंगे तब आपका प्रॉफिट होने का प्रारंभ होगा। ब्रेक इवन पॉइंट संतुलन पॉइंट नहीं है। संतुलन पॉइंट आपके एक नेक्स्ट चैप्टर में है। इस चैप्टर में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर TR बिकम्स इक्वल टू TC। इसे नॉर्मल प्रॉफिट का भी पॉइंट कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टोटल कॉस्ट में रियल कॉस्ट भी शामिल है। रियल कॉस्ट क्या है? एम्प्लॉयर की सैलरी, एम्प्लॉयर का कैपिटल का इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर का जो मेंटल टेंशन हुआ उसके लिए रिन्यूमरेशन, कंपनसेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होने के कारण the point where TR becomes equal to TC is normal profit point as well as
ब्रेक इवन पॉइंट। अब आइए प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो आपके कोर्स में प्रॉफिट एंड लॉस अगले चैप्टर में दिया गया है। आप नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस के बारे में अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो आप पाएंगे कि टी आर अगर टी सी से ज्यादा है तो अब नॉर्मल प्रॉफिट है, टी आर अगर टी सी से कम है, टी आर टी सी के बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट है, अगर टी आर टी सी से कम है तो लॉस है फर्मों को। प्यारे बच्चों, आइए आप कुछ चेक करते हैं कि हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। एक टेबल है आपके सामने, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले आप देखेंगे ये प्राइस है और दूसरे कॉलम में आप देखेंगे क्वांटिटी सोल्ड। आपको निकालना है टी आर निकालना है, ए आर निकालना है, एम आर निकालना है। आपको पता है टी आर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, ए आर इज इक्वल टू टी आर बाई क्यू, एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस 1। ये टेबल आपके सामने है। देखिए सबसे पहले एक इकाई बिकी तो टोटल रेवेन्यू आपकी 100 रुपए मिले, क्योंकि 100 इकाई बिकी 1 रुपए के हिसाब से तो आपको टोटल रेवेन्यू 100 रुपए मिले। और इस समय एवरेज रेवेन्यू क्या है, टी आर, मतलब 100 को अगर आप 100 से भाग दे दें तो 1 रुपया एवरेज रेवेन्यू आएगा। और सीमांत क्या है, मतलब एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो आपको पैसा मिला है वो 100 रुपए के बराबर ही है। यहाँ पे सीमांत रेवेन्यू भी आपका यही है। जब प्राइस आपकी बढ़ती है और 2 इकाई हो जाती है, 2 रुपए हो जाती है, आप 90 इकाइयां बेच रहे हैं, इस केस में आपकी जो टोटल रेवेन्यू है वो आपके सामने है 180। और इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे ए आर आपका, अगर टी आर को क्वांटिटी से भाग दे दें तो आपका ए आर निकल आएगा। सीधे सिंपल सी बात है। तीसरे केस में आप देखिए अगर प्राइस और बढ़ती है, आपका सेल जो है, क्वांटिटी का सेल जो है 70 यूनिट बिकता है, ऐसी स्थिति में आपको, तो क्या हम पाते हैं यहाँ पे कि टी आर आप निकाल सकते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी करके, ए आर आप निकाल सकते हैं टी आर बाई क्यू करके, एम आर आप निकाल सकते हैं टी आर एन माइनस 1 करके। इसके अलावा देखेंगे सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इस सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कुछ डेटा दिया हुआ है आपको क्वांटिटी के बारे में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। आपको निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। कुल वेरिएबल देखिए, यहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, आपको टीवीसी निकालना है। टीवीसी इज इक्वल टू एबीसी इंटू क्वांटिटी। आप 160 को 1 से गुना कर दो, 160 आ गया। 140 को 2 से गुना कर दो, 280 आ गया। 130 को 3 से गुना कर दो, 390 आ गया। इसी तरीके से आप अगर गुना करते जाइए तो आपका टीवीसी कब आ जाएगा। और एमसी निकालने मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमसी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज इन टीवीसी और रेट ऑफ चेंज इन टीसी, दोनों एमसी होता है। और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन टीवीसी हमें दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप निकालिए। देखिए पहला आपका फर्स्ट यूनिट है तो 160 है टीवीसी, तो आपका एमसी भी 160 ही होगा। जबकि दूसरे में आप देखेंगे, दूसरे में 280 में से 160 गया, आपका 120 आ जाएगा। 390 में से 280 गया, 110 आ गया। 505 में 0.04 में से 390 चला गया, आपका 115.04 आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है। टीएफसी इज व्हाट, अब आप देखिए इसमें ये तो आपके सामने हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि आपको एएफसी, एबीसी और निकालना है जब उत्पादन इकाई 8 यूनिट उत्पादन करती है। प्यारे बच्चों, यहाँ टीसी दे रखा है, देखिए टीसी दे रखा है 0 क्वांटिटी पे, ये कुछ नहीं बल्कि टीएफसी के इक्विवेलेंट है। ये 80 रुपए आपके सेम हो जाएंगे। अब इस लाइन को अगर आप इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो आपका एएफसी आ जाएगा।
आपके पास टीएफसी है, टीसी है। जब टीसी में से आप टीएफसी घटाएंगे तो आपका टीवीसी निकल आएगा। देखिए आपके सामने है। आप देखिए इसके अंदर अगर 80 में से 80 गया 0, 104 में से 80 गया 24, 152 में से 80 गया 72। प्रश्न ये है कि ये 80 कहाँ से आया? ये 80 आया, उत्पादन 0 है और लागत 80 है, इसका मतलब ये टीएफसी है, श्योर है। इसके अलावा एबीसी निकालने के लिए अब आप टीवीसी को, ये टीवीसी आपके सामने आ चुका है, टीवीसी को आप सीधा क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्वेश्चन में सीधा का सीधा निकल आएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन एक और आपके सामने है। ये 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, पांचों क्वेश्चन कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोडक्शन तीनों से अलग अलग है और इनका अपना अलग महत्व है। सीबीएसई भी पूछती है, इंटरनल आपके एग्जामिनेशन में भी इनको पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने जो है, इसमें एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, जबकि आपको नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड दे रखा है, टोटल प्रोडक्शन दे रखा है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन को नंबर ऑफ लेबर्स को भाग दे दीजिए, ये आपके सामने एवरेज प्रोडक्शन निकल आएगा। टोटल प्रोडक्शन, अब मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? जब आप पहला लेबर है 10 है तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन हो जाएगा। इसके बाद जब लेबर आपका दूसरा बढ़ा तो 22 में से 10 गया, दूसरे से आपको 12 इकाई के बराबर प्रोडक्शन हुआ, तीसरे से 27 में से 22 गया, 5 इकाई के बराबर प्रोडक्शन हुआ। आप देखेंगे कि इस प्रकार से जैसे जैसे ये टेबल आप प्रोसीड करेंगे सॉल्व होती चली जाएगी। एक और क्वेश्चन जो आपके यहाँ पूछा जाता है जनरली, वो फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का आता है, कंप्लीट करना होता है टेबल को। ये आपके सामने है। देखिए आपके पहले कॉलम में एआर दिया हुआ, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड यानी क्वांटिटी दे रखा है, तीसरे में टीआर दे रखा है, चौथे में एमआर दे रखा है। प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड निकालने के लिए आप टीआर को एआर से भाग दे दीजिए, 100 को 10 से भाग दे दीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसी तरह 96 को आप 12 से भाग दे दीजिए, यहाँ आ जाएगा। इसी तरह आप अगर AR को नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल आएगा। तो इस तरीके से आपका जब एक कॉलम ये निकल आएगा, एक कॉलम ये निकल आएगा, तो MR निकालना आपके लिए आसान होगा। आइए देखते कैसे कितना अमाउंट आएगा। तो ये टेबल आपके सामने है। मैंने बताया आपको कि 100 को 10 से भाग दीजिए, 10 आ जाएगा। 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 99 आ जाएगा। ऐसे 96 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 8 आ जाएगा। यानी ये निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दो, और ये निकालने के लिए आपको इसको इससे डिवाइड करना है, और ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको इससे डिवाइड करना होगा, और ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी देखिए इसके अंदर 75 निकालना है, 15 बचे 75, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 निकालना है, 64 को 16 से भाग दे दीजिए। और जब आपके सामने ये पूरी दोनों लाइनें आ जाएंगी तो ये लाइन निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप देखते हैं इसमें 99 में से 100 गया, -1, 96 में से 99 गया, -3। इसी तरह आप देखेंगे 84 में से 91 गया, -7। इसी तरीके से 75 में से आपका जगह चला गया, तो इस तरीके से आपके सामने ही टेबल कंप्लीट होगी। घबराइए मत, आपको कुछ डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे और हम आपको उनको भी एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ताकि आपकी किस प्रकार की समस्या, किस प्रकार का डाउट इस चैप्टर से संबंधित ना हो। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर और प्रोडक्शन एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज, पहली बात तो ये क्लासिफिकेशन अल्पकाल के लिए है। अल्पकाल में उत्पादन के साधन दो प्रकार के बांटे गए, वेरिएबल जिनको हम बदल सकते हैं, फिक्स्ड जिनको हम बदल नहीं सकते अल्पकाल में। दीर्घकाल में तो सब बदले जा सकते हैं। अल्पकाल में आप क्या नहीं बदल सकते? आप मशीनें नहीं बदल सकते, आप लैंड नहीं बदल सकते, आप बिल्डिंग नहीं बदल सकते, आप उपस्कर नहीं बदल सकते, और आप नहीं बदल सकते परमानेंट स्टाफ। इसलिए इनको स्थिर साधन कहते हैं। दूसरी तरफ परिवर्तनशील साधन है, कच्चा माल है जिसे आप बढ़ा घटा सकते हैं, कैजुअल लेबर है जिसे आप बढ़ा घटा सकते हैं। इस तरीके से इसको हम
फ्यूल एंड पावर है, जरूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, तो ये आपका वेरिएबल फैक्टर है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाई डू वी गेट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए वेरिएबल प्रोपोर्शन। अल्पकाल में हमें नेगेटिव रिटर्न मिलता है, सेकंड अवस्था है ये। इस अवस्था में हमारे फिक्स फैक्टर्स की क्षमता का ऑप्टिमम यूज हो चुका होता है, अब वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स देना शुरू कर देते हैं। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स इज ओवर नाउ। अब जैसे जैसे हम लेबर्स को लगाएंगे वैसे वैसे फिक्स फैक्टर्स से उतनी उत्पादकता हमें नहीं मिलेगी। सुपरवाइजरी वर्क से संबंधित प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, आपके सामने वेरिएबल एक्सपेंसेस और बढ़ेंगे, उनका सही इस्तेमाल नहीं होगा, तो द रिटर्न्स व्हिच वी गेट इज ऑलवेज नेगेटिव डिमिनिशिंग। इस केस में एपी और एमपी डाउन होगा और एमपी आपका अब इसमें शून्य होने की टेंडेंसी रखेगा। ये स्टेज वहीं जाके खत्म होगी जब टीपी मैक्सिमम होगा और एमपी शून्य पे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ टीपी व्हेन एमपी इज 0। अभी हमने आपको बताया एमपी अगर शून्य है तो इसका मतलब टीपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। लैंड इज ए फिक्स फैक्टर और नॉट, अगर है तो कैसे। यस, लैंड तो फिक्स फैक्टर सही। लैंड का जो सप्लाई है शॉर्ट रन में बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। आप कोई जो फैक्ट्री लगी है उसको जमीन खरीदने में या लीज पे लेने पे अल्पकाल में आप नहीं डिसीजन ले सकते, ये लॉन्ग रन का है, इट कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन एमपी इंटरसेक्ट्स इस एपी। एमपी एपी को उसके हाईएस्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। प्यारे बच्चों, एसी और एमसी यू आकार की, अंग्रेजी के यू आकार के होते हैं। प्रारंभ में जब एसी कम होता है एमसी एसी के नीचे होता है, उसके बाद एमसी एसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद जब एसी बढ़ रहा होता है तो एमसी एसी के ऊपर हो जाता है। इसके साथ ही एक और चीज है, यह संभव है कि एसी कम हो रहा है एमसी बढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन एमसी इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज इन एसी। देयरफॉर एमसी enters the stage earlier than AC. Then comes what is opportunity cost। अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। अवसर लागत is the next best alternative to be sacrificed in order to get the present use of resource is known as opportunity cost। प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी स्थिर साधन को, किसी भी साधन के को वर्तमान इस्तेमाल में बनाए रखने के लिए उसके अन्य वैकल्पिक प्रयोगों को त्यागना होता है। त्यागा जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प उसका अवसर लागत कहलाता है। लाइसेंस फी आपका वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स्ड है, ये पूछा गया है। प्यारे बच्चों, लाइसेंस फी वास्तव में एक वन टाइम पेमेंट होता है और आपको अगर इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो लाइसेंस आपको देना होता है, इसलिए इसे हम इसको घटा बढ़ा नहीं सकते, ये अमाउंट आपको देना ही देना, इसलिए लाइसेंस फी इज ए फिक्स फैक्टर्स नॉट ए वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा व्हाई डज एबीसी ट्राई टू कम क्लोजर टू एसी एट हायर लेवल। प्यारे बच्चों, एबीसी और एसी के मध्य का अंतर एएफसी होता है। जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है एएफसी कम होता जाता है, इसलिए इन दोनों के मध्य का अंतर कम होता चला जाता है। लेकिन ना तो ये एएफसी शून्य होता है और ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए एबीसी एसी को टच भी नहीं करेगा और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है टीवीसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन टीसी, व्हाई नॉट टीएफसी। टीवीसी जो है वो चेंज इन टीसी, टीसी को परिवर्तन करने, यस ये सच है कि टीसी में जो परिवर्तन होता है टीवीसी के कारण होता है, क्योंकि टीएफसी फिक्स राशि है, उत्पादन हो या ना हो वो अमाउंट आपका सेम रहेगा। तो निश्चित है अगर टीसी में परिवर्तन हो रहा है, टीसी इज नथिंग बट सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी, तो टीएफसी जब फिक्स्ड है तो चेंज जो भी टीवीसी में होगा वो टीसी में भी देखा जाएगा। अगर हम रेवेन्यू से संबंधित डाउट्स की बात करें, प्यारे बच्चों, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम किसे कहते हैं। इट इज द नेट एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू विच वी गेट बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। द नेट एडिशन इन द टोटल रेवेन्यू which we get by selling an additional unit of output is marginal revenue. Is price same as AR? Yes,
प्राइस और ए आर औसत आगम समान है, क्योंकि प्राइस आप देखेंगे टी आर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, टी आर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, ए आर इज इक्वल टू व्हाट, टी आर बाई क्वांटिटी। तो प्राइस और ए आर दोनों सेम हो जाएंगे, तभी ये संभव है। प्यारे बच्चों, टी आर, ए आर और एम आर वास्तव में ये सच है कि तीनों लॉज ऑफ रिटर्न से संबंधित हैं, और उसी हिसाब से ये इनके स्लोप में भी व्यवहार, इनके स्लोप का भी व्यवहार देखा जाता है।